शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी की स्थिति दिखाई दे रही है। जानकारी मिल रही है स्पाइस जेट के विमान का पहिया गायब होने पर इमरजेंसी हालात हैं। सुरक्षा कारणों से इमरजेंसी की घोषणा की गई है। एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए विमानों की आवाजाही को रोका गया है। उड़ानों में देरी से यात्रियों को इसकी वजह से परेशानी हुई, लेकिन सुरक्षा कारणों से इमरजेंसी की घोषणा की गई कुछ समय के लिए। यह सब कुछ हुआ इस वजह से क्योंकि स्पाइस जेट के विमान का पहिया गायब हुआ। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात थे मुंबई एयरपोर्ट पर। स्पाइस जेट विमान का पहिया गायब होने पर इमरजेंसी यहां पर कुछ देर के लिए घोषित की गई। सुरक्षा कारणों की वजह से इमरजेंसी की घोषणा की गई, लेकिन इसकी वजह से एयरपोर्ट पर कई विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई। देखिए, और इसी मामले से जुड़ी हुई एक जानकारी और आ रही है कि पहिया गायब होने पर स्पाइस जेट की सफाई आ गई है। कांडला से मुंबई आ रहे विमान से पहिया निकला। टेक ऑफ के बाद विमान से निकला था यह पहिया और मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की सेफ लैंडिंग हुई है। एयरक्राफ्ट को टर्मिनल पर रखा गया है। तो ये आप तस्वीरें देखिए स्पाइस जेट के उस विमान की जो मुंबई के महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सबसे चिंता की बात है कि किस तरह से पहिया गायब होने पर स्पाइस जेट भले ही सफाई दे रहा हो, लेकिन इस स्पाइस जेट के विमान के पहिया निकलने को लेकर इंफॉर्मेशन ये है कि कांडला से मुंबई आ रहे इस विमान से पहिया तो निकला ही। दो तस्वीरें, दो ब्रेकिंग के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी के हालात बन गए। टेक ऑफ के बाद विमान से निकला था पहिया और आप सोचिए कितना डरावना रहा होगा वो मंजर जो लोग इस विमान में रहे होंगे। हालांकि मुंबई एयरपोर्ट पर विमान की सेफ लैंडिंग हुई है, लेकिन आप ये समझिए कि हाल फिलहाल के दिनों में कितनी घटनाएं बढ़ गई हैं। विमान में जो यात्री ट्रैवल करते हैं, जो ज़्यादा पैसे चुकाते हैं कम समय के लिए कि उन्हें समय रास्ता जो है वो छोटा हो और पैसा भले ही ज़्यादा पड़े, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। और ये एक बार फिर से इस हमले में, इस हादसे में सामने भी आ रही है। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, ये हादसा बताता है कि विमानन सेवाओं में सबसे बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है और ये एक बार की नहीं, हाल फिलहाल की कई घटनाएं ऐसी हैं जो बताया जा रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। स्पाइस जेट जो भी सफाई दे रहा है, लेकिन क्या वो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अपने मानकों को जस्टिफाई कर पा रहा है? जी देखिए, निश्चित रूप से जब से चाहे वो स्पाइस जेट की ये वाली घटना हो या इसके पहले एयर इंडिया की वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो गुजरात में घटी, निश्चित रूप से इससे साफ जाहिर है कि पैसेंजर्स की जान जो है वो हवा में है और जो एविएशन कंपनियां हैं या एयरलाइंस कंपनियां हैं वो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के वो जो तय मानक हैं उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार की दुर्घटनाएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। इस घटना की बात करें तो करीब 78 सीटर ये पैसेंजर फ्लाइट थी। Q400 स्पाइस जेट की ये विमान है और जो जानकारी मिल रही है कि जो आउटर व्हील था विमान का वो कांडला एयरपोर्ट पे ही गिर गया था। उसके बावजूद भी चूंकि विमान ने उड़ान भरी थी तो विमान जो है वो सीधे मुंबई की तरफ रवाना हुई और मुंबई में एक आउटर व्हील के बलबूते, यानी कि जो एक आउटर व्हील गिर चुका था उसके बगल में जो एक आउटर व्हील था उसके बलबूते जो है वो लैंडिंग की गई। हालांकि ये असुरक्षित ही कहा जा सकता है क्योंकि निश्चित रूप से एक हिस्सा अगर व्हील का अगर गिर जाता है तो जान का खतरा और किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट का खतरा निश्चित रूप से होता है। इस मामले को लेकर के डीजीसीए क्या कुछ इंक्वायरी इनिशिएट करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित रूप से उस विमान में पैसेंजर सवार थे। और फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन यात्रियों को एक बार फिर से डरा देने वाली खबर है, खासकर उन यात्रियों को जो अक्सर अपनी यात्राओं में विमान का इस्तेमाल करते हैं। जी रुक करते हैं अगली खबर का। नेपाल में नए प्रधानमंत्री का दफ्तर तैयार हो गया है। नए दफ्तर में पीएम का फर्नीचर पीएम के लिए रखा गया है। गृह मंत्रालय के निर्माणाधीन भवन में ये दफ्तर बनाया गया है क्योंकि नेपाल में जिस तरह का आंदोलन हुआ उसके बाद ज़्यादातर इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से नए प्रधानमंत्री के लिए एक नए दफ्तर की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये नया दफ्तर पीएम के लिए बनाया गया है गृह मंत्रालय के निर्माणाधीन भवन में। कुछ ही देर में नया प्रधानमंत्री भी मिलने वाला है नेपाल को, लेकिन इससे पहले
दफ्तर बनाने की तैयारी तेजी से जारी है, क्योंकि इस समय नेपाल में एक इस तरह का दफ्तर भी मौजूद नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री बैठकर अपना काम कर सकें। और नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि शपथ के बाद सुशीला कार्की रहेंगी कहां। काठमांडू से TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की आप ये रिपोर्ट देखिए। में सबसे बड़ा सवाल ये कि जब राष्ट्रपति भवन जला दिया गया हो, संसद जला दिया गया हो, प्रधानमंत्री का आवास जला दिया गया हो, तो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद कहां पर रहेंगी, कहां से उनका सचिवालय काम करेगा और कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय काम करेगा। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो नेपाल के काठमांडू में जो यहाँ के राजा थे, जहां पर उनका ये राजमहल हुआ करता था, और इसी राजमहल में वो हत्याकांड हुआ था जब राजा के पूरे परिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको बाद में एक म्यूजियम के तौर पर जहां पर कन्वर्ट कर दिया गया था। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय इसको कहा जाता था। राजा का परिवार दशकों से इसी महल में रहा करता था और उस हत्याकांड के बाद इस महल को म्यूजियम बना दिया गया था। लेकिन प्रपोजल ये रखा गया है कि सुशीला कार्की के शपथ लेने के बाद उनको इसी महल में, क्योंकि बीती रात यहाँ पर साफ सफाई का काम किया गया है और बताया ये जा रहा है कि सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद राजा के इसी महल में शिफ्ट हो जाएंगी। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। काठमांडू में चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नेपाल में एक तरफ अंतरिम प्रधानमंत्री को चुनने की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ राजधानी काठमांडू में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, ये काठमांडू का वो इलाका है जो सिंह दरबार यानी मंत्रालय की तरफ रास्ता जाता है। और देखिए, सिंह दरबार को भी जला दिया गया था और पीछे मेरे आपको सेना की व्यापक तौर पर मौजूदगी दिखेगी। किस तरह से रोड्स को कांटेदार तारों से कवर करके रखा गया है, सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। आने जाने वाले पैदल वालों की भी किस तरह से गहन चेकिंग की जा रही है और एक एक व्यक्ति को जांच करने के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो कर्फ्यू लागू है यहाँ पर और किसी भी तरीके से यहाँ किसी को भी फोटोग्राफी तक करने की परमिशन नहीं है। इस तरफ हम आपको दिखाएं, पूरा मार्केट अभी भी क्लोज है क्योंकि खतरा लगातार बना हुआ है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मार्केट बंद है, सड़कों पर सेना की व्यापक मौजूदगी है और इस बीच अंतरिम प्रधानमंत्री को चुनने की प्रक्रिया तेज है। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां का AI वीडियो जारी किया है, जिस पर बीजेपी काफी हमलावर है। नरेंद्र मोदी जी की मां AI करके जिस ढंग से मरी हुई माता जी का उनके जुबान से, नकली जुबान से जो प्रचारित कर रहा है, ये फ्रॉड, राहुल गांधी फ्रॉड, नेहरू और माउंटबेटन के साथ अगर AI में जो दुनिया जानता था कि क्या संबंध है, उसको कहूँ तो कैसा लगेगा। देखिए, उसमें तो कहीं किसी का नाम है नहीं, नाम नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है, आप इसको समझने के समझ को काम करते हैं। हर माँ का सम्मान होना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी हमला बोला है। उन्होंने राहुल और प्रियंका को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे आने वाले दिनों में विवाद बढ़ सकता है। सुनिए दिनेश प्रताप सिंह का बयान। कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है, तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती है, जैसे सूपनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आप हमको बताइए सम्मानित साथियों, एक बेटा अपने मां के अपमान से लज्जित होकर के रो रहा है और प्रियंका गांधी हाँ हाँ हंस के कहती हैं प्रधानमंत्री रोने आया था,
प्रधानमंत्री रोने नहीं आया था, प्रधानमंत्री देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करने आया था और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करके ही जाएगा। प्रियंका गांधी पर यूपी के मंत्री दिनेश सिंह के विवादित बयानों का कांग्रेस ने जवाब दिया है, आइए सुनिए। दिनेश सिंह अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पर लगातार भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लगातार अपमानित कर रहे हैं और उसके बाद उस गांधी परिवार पर सवाल खड़ा करते हैं। शर्म नहीं आती उनको? आखिर कितनी चाटुकारिता करेंगे भारतीय जनता पार्टी की? उस गांधी परिवार जिन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी, दिनेश सिंह जी को आगे बढ़ाया, आज उसी का फायदा वो बीजेपी में फसल काट रहे हैं। चाटुकारिता बंद करिए। रायबरेली की जनता जानती है, इसीलिए आपको सबक सिखाया है। कल मणिपुर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। 8,500 करोड़ की देंगे सौगात। मिजोरम से मणिपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। चूड़ा चांदपुर और इंफाल भी जाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस का पोस्ट सामने आया है। पीएम मोदी में 3 घंटे से भी कम वहां पर रहने की बात जानकारी आ रही है। जनरल रमेश ने इस पोस्ट में लिखा है कि मणिपुर के लोगों ने प्रधानमंत्री का 29 महीने इंतजार किया और जल्दबाजी में की गई यात्रा से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रधानमंत्री के मणिपुर में ठहरने को लेकर जिसका समय ये बताया जा रहा है जयराम रमेश की तरफ से कि 3 घंटे से भी कम है और इसको लेकर तंज कस रही है कांग्रेस पार्टी। जयराम रमेश का वो पोस्ट, जल्दबाजी में की गई यात्रा से कुछ हासिल नहीं होगा। गाजीपुर में यूपी पुलिस की पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। जनता के मुद्दों को लेकर धरना दे रहे लोगों पर रात के अंधेरे में पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई थी। गांव वालों का आरोप है कि नोनहरा थाने की पुलिस ने शांति तरीके से धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। गांव वालों को दौड़ा दौड़ाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसमें घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की इलाज के दौरान मौत हो गई। उस दिन हम लोग क्षेत्रीय समस्या को लेकर धरना पर बैठे थे। क्षेत्र में तमाम समस्या, इसको कोई काम नहीं करते थे। 1:30 बजे रात को एसओ नोनहरा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग ने किया। दरअसल 9 सितंबर की रात गांव में बिजली की समस्याओं को लेकर थाने पर शांति तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम भी पहुंचे थे। पुलिस ने रात 11:30 बजे लाइट बंद कर दी और अंधेरे में लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालांकि पुलिस पिटाई से मौत होने की जांच की बात कह रही है। व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। टीवी 9 के खास शो भक्ति एंड शक्ति में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। अम्बेडकर संस्कृत जानते तो गलती नहीं करते। सुनिए जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये बयान। आप संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन संविधान के जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आप यह वाक्य वापस लीजिए जी। वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिल के बनाए थे, वो नहीं बनाए थे। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए तो उन्हें नायक माना जाता है ना। नायक भले कुछ मान ले, आप जाके देखिए 100 लोगों की 100 लोगों की कमेटी थी नहीं। वो भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को माना कि अन्याय का ग्रंथ है। सुनिए, मुझे दुख की बात का है, फिर कह रहा हूँ, यदि अम्बेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। बाबा साहेब के पोते आदित्यराज अम्बेडकर ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति के दौर में देश का हाल अच्छा नहीं था। मैं इनके बारे में इतना कहना चाहता हूँ, दुख से कहना चाहता हूँ, ये बेचारे अंधे हैं। अंधे होने से पढ़े लिखे होना तो उम्मीद नहीं कर सकता, और इसीलिए ये बेचारे ऐसी तरह की बातें करते हैं। मैं उनके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको
दिव्य दृष्टि दे तो बाबा साहब को अच्छी तरह परखे देखे। संविधान बड़ा है या मनुस्मृति बड़ी, तो उनका कहना है कि मनुस्मृति वो पहला संविधान है जो लिखा गया था और बाबा साहब ने उस संविधान को जलाया है, तो संविधान से बड़ी मनुस्मृति है। नहीं, कुछ लोग जो हमारे देश में जातीय मानसिकता रखता है वो लोग ऐसे समझते हैं कि मनुस्मृति बड़ी है, मगर आप अगर मनुस्मृति जब इस देश में अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में लागू थी तब ये देश का हाल क्या था, तो आप इस देश के सभी भारतीय लोगों ने सोचना चाहिए कि 1000 साल का हमारा जो इतिहास है वो गुलामों का इतिहास है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वो बाबा साहेब अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का नायक नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि मायावती भी मानववाद के खिलाफ बोलती हैं। मनुस्मृति की अंग्रेजी की भाषाएं, अंग्रेजी की व्याख्या देकर उन्होंने मनुस्मृति चलाई और ये बहुत उनके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन गुरुजी, अंबेडकर जी ने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है, उन्हें यहाँ तो संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, उनको तो खुद जर्मनी जाकर इसे पढ़ना पड़ा। और ये उन्होंने, मेरे पिता वो खुद कहते हैं अपनी आत्मकथा में। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं जी, वो अतिरंजना है। संस्कृत पढ़ने से हमारे यहाँ किसी को नहीं रोका गया। क्या आप बाबा अंबेडकर को सामाजिक न्याय का नायक मानते हैं? कहीं कहीं बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति में जलाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं मानता, न मानूंगा। मायावती जी को लेकर भी आपने कहा कि आप को उन्हें बहन कहने में दिक्कत होती है। हाँ, ऐसा दिक्कत होती है क्योंकि वो मनुवादियों को पानी पीकर गाली देती हैं और समझती है नहीं कुछ। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि अगर आरक्षण होता तो कभी भी गृह युद्ध नहीं होगा। उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य के विवादित बयानों पर सवाल उठाए। गृह युद्ध तब होगा ही नहीं अगर आरक्षण होगा, संतुलन बना रहेगा। गृह युद्ध तब होगा जब वंचित करके रखेंगे तो। और खुद आरक्षण पर क्यों बैठे हुए हैं? एक विशेष जाति और घर में पैदा होने के कारण ही जगत गुरु कहते हैं अपने आप को। कोई चुनाव हुआ है, कोई वोटिंग हुई है इनके लिए जो जगत गुरु कहते हैं? खुद तो आरक्षण पर बैठे हुए हैं और दूसरे के हिस्सेदारी और न्याय के विरुद्ध में खड़े हैं। उन्होंने मनुस्मृति को पहला संविधान बताया है। मनुस्मृति बिल्कुल मानव दलितों शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए है, महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए, सबको गुलाम बनाने का एक ग्रंथ है, एक दस्तावेज है और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाया था। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी संविधान निर्माता नहीं है, 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिलकर संविधान बनाया है। उनको पता नहीं कि असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने लोग थे। 100 लोगों की कोई कमेटी नहीं थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रामभद्राचार्य जी अकल के अंधे हैं। टीवी 9 से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, आरक्षण से प्रतिभा का अपमान होता है, वो इसलिए आरक्षण के विरोधी हैं। रामभद्राचार्य जी, आरक्षण का विरोध फिर क्यों करते हैं आप? मैं बिल्कुल करूंगा। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। स्वयं जातिवाद ने तो फैला दिया। यदि आरक्षण जाति के आधार पर न हो अभी भी मैं हर जन के यहाँ रोटी खाने को तैयार। मैं वचन दे रहा हूँ। बड़े बड़े IAS लड़के, ब्राह्मणों का लड़का 100% पाकर भी जूता से रहा है और किसी दूसरे का लड़का 4% पाकर कलेक्टर हो रहा है। तो प्रतिभा का जहाँ अपमान होगा वो देश कैसे तरक्की करेगा बताइए। लेकिन जातिगत आधार पर आरक्षण न सिर्फ है बल्कि उसे और बढ़ाने की बात की जा रही है। दुर्भाग्य है, सभी पार्टियां अपना वोट बैंक बनाना चाह रही हैं। RSS ने भी तो ये कह दिया गुरुजी कि जब तक समाज है, जब तक समाज को जरूरत है, आरक्षण रहना ही चाहिए। आर्थिक आधार पर, जातिगत आधार पर नो, गलत बात। तब तो सभी IAS के गले घोंट दिए जाए। और एक बात मैं कह रहा हूँ, जो नहीं कहना था, यदि यही चलता रहा ना तो किसी न किसी दिन भारत में गृह युद्ध होगा। वहीं यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के आरक्षण वाली दलीलों का जवाब दिया तो बाबा साहेब आम्बेडकर पर दिए बयानों पर भी तीखा हमला बोला। अगर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो सबसे पहले मठ और मंदिरों से जो पंडित पुजारी वंशानुगत परंपरागत जाति के आधार पर लाभ उठा रहे हैं, पहले वो खत्म होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी उसके विरोध में, और उनका कहना है कि वो अंग्रेजी की कॉपी पढ़ के उनके मन में ये विरोध आया। अगर वो संस्कृत पढ़ लेते, संस्कृत के मायने समझ लेते मनुस्मृति के, तो वो ऐसा नहीं करते। मनुस्मृति
ब्राह्मणी व्यवस्था का संविधान था। और यहां तक कि मनुस्मृति का एक श्लोक है कि शूद्रम तु कारयेत दास्यम क्रीतम अक्रीतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, शूद्र को गुलामी करना ही करना है, चाहे बेगारी में करे और चाहे कुछ दाम लेके करे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर भी विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद संस्कृत नहीं जानते, वो मूर्ख बेटे जैसे हैं। आपने ये भी कहा था प्रेमानंद महाराज को लेकर कि वो डायलिसिस पे जिंदा हैं और वो संस्कृत नहीं जानते हैं। डायलिसिस की बात मैंने नहीं कही थी। संस्कृत नहीं जानते हैं ये आपने कहा था। हाँ, तो अभी भी कह रहा हूँ। तो उन्होंने अपना कोई भाष्य खुद से नहीं लिखा है। ये सब बात मैंने नहीं कही थी, लोग जोड़ कहते हैं। हाँ, मैंने ये कहा था जैसे पिता पुत्र के लिए कहता है कि बेटे तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए, उसी दृष्टि से मैंने उनको कहा था कि तुम्हें संस्कृत जानना चाहिए। जैसे एक वाक्य है, एक पिता अपने मूर्ख पुत्र को कहता है यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकलः सकलः सकृत सकृत। हे बेटे, भले बहुत तुम नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी व्याकरण तो पढ़ लो। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयानों पर मथुरा से संत समाज की प्रतिक्रियाएं आई हैं। संत समाज ने प्रेमानंद जी महाराज को समाज में बदलाव करने वाला तपस्वी बताया है। सुनिए। इतने बड़े संत होकर के आप प्रेमानंद जी के विषय में ऐसा बोल रहे हैं। जो प्रेमानंद जी दिन और रात सभी सनातनियों को, सभी धर्मों को सनातन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कितना परिवर्तन किया है कि कितने युवा जो नॉनवेज करते थे वो सब नॉनवेज छोड़ करके वेज बन गए, शाकाहारी बन गए। ज्ञानवान होना अच्छी बात है, अहंकारवान होना अच्छी बात नहीं है। और ज्ञानी कौन? जो अपने ज्ञान के मद में किसी को छोटा न समझे। भक्त कौन? जो सदैव सब में भगवान, सिया राम में सब जग जानी, जो सब में भगवान को देखे। दिव्य संत के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, अरे उन्होंने तो संपूर्ण विश्व के सनातनी युवाओं को राधा नाम की तरफ जोड़ा है, उनको संस्कार दिए हैं, उनको बताया है कि माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है। ऐसे दिव्य संत के बारे में आप इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? अरे आप कैसे जगत गुरु हैं जो प्रेमानंद महाराज जी की महिमा के बारे में नहीं जानते? और आइए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सम्मानित किया है। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर क्षेत्र में आप गिरावट देखेंगे। जहां ये सरकार ये अच्छे दिन का वादा करके आए थे, डबल इंजन की सरकार कहते थे, अर्थव्यवस्था दुनिया में हमारी वहां पहुंच गई है, $1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। और एक घटना नहीं, उत्तर प्रदेश में समय समय पे जगह जगह पे आप घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य केवल विभाग नहीं, अन्य विभाग भी पूरी तरीके से चौपट हो गए, लूट मची हुई है। और अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर अन्याय करते हैं। ट्रंप के टैरिफ पर संघ प्रमुख मोहम्मद ने जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। दुनिया में लोगों को डर लगता है, ये बड़ा होगा तो मेरा क्या होगा, भारत बड़ा होगा तो हमारा स्थान कहां रहेगा, इसलिए लागू करो टैरिफ। हमने तो कुछ किया नहीं भाई, जिसने किया था उसको पुचकार रहे, क्योंकि ये साथ रहेगा तो भारत पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। ये क्यों है? 7 समंदर पार आप लोग हैं, हम यहां पर हैं, कोई संबंध तो आता नहीं, लेकिन डर लगता है।
बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। 14 सितंबर से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। 26 अगस्त से लैंडस्लाइड के बाद बंद की गई थी ये यात्रा और जानकारी मिल रही है कि 17 दिन बंद रहने के बाद फिर से इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। लैंडस्लाइड में 34 लोगों की जान चली गई थी और अब एक बार फिर से इस यात्रा को शुरू किया जा रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर आप देखिए कि आज है तारीख 12 और इसका मतलब 48 घंटे बाद वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। बेहद खतरनाक हालात के बीच इस यात्रा को बंद किया गया था। अब जानकारी मिल रही है कि 14 सितंबर को ये यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। और बड़ी खबर इस वक्त की। नोएडा प्राधिकरण की टीम सोरखा गांव में अवैध कब्जा हटाने गई थी, जहां किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने किसानों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया है। नोएडा के सोरखा गांव का यह वीडियो काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि लाठीचार्ज के दौरान एक किसान को दरोगा बचाते नजर आ रहे हैं। वहीं दरोगा के सामने सिपाही मानने को तैयार नहीं है और लाठी बरसाता नजर आ रहा है। किसानों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बेवजह मारपीट की। घटना से नाराज किसानों ने सेक्टर 113 थाने पर धरना शुरू कर दिया है और लाठी चलाने वाले सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल नोएडा प्राधिकरण की टीम आज सोरखा गांव में जमीन कब्जा मुक्त कराने पहुंची थी। किसानों ने मौके पर पहुंच धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्राधिकरण के साथ आई पुलिसकर्मियों ने किसानों को खदेड़ दिया और साथ ही लाठियां भी बरसाई। लाठीचार्ज का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के नोएडा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। एक होटल में आईडी मांगने पर गुस्साए दबंगों ने जमकर मारपीट की। ये वीडियो नोएडा के सेक्टर 52 इलाके का है, जहां आईडी कार्ड मांगने पर गुस्साए दबंगों ने होटल स्टाफ की बेरहमी से पिटाई कर दी और जमकर हंगामा किया। देखिए, होटल की लॉबी में कुछ लोग नजर आ रहे हैं और वो सामने खड़े किसी शख्स से बातचीत कर रहे हैं। तभी लाल टी शर्ट में दिख रहा युवक सामने खड़े शख्स को थप्पड़ मार देता है, जिस पर वो पलटवार करने की कोशिश करता है और नीचे आता है। लेकिन तभी अचानक वहां खड़े लोग बेरहमी से उसकी पिटाई करने लगते हैं। काफी देर तक इसी तरह यह हंगामा चलता रहा। होटल के कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंग होटल में रूम लेने आए थे और फिर आईडी मांगने को लेकर विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स ने मारपीट की शुरुआत की वो पहले भी विवादों में रह चुका है। उधर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को हिरासत में भी लिया। बाकी अभियुक्तों की तलाश में टीम गठित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भी किसान खाद की किल्लत का सामना कर रहे हैं। खाद नहीं मिलने से किसान काफी परेशान हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खाद खरीदने के लिए किसानों की लंबी कतार है। महिलाएं भी काफी संख्या में लाइन में लगी हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है, जिससे उनके फसल खराब हो रहे हैं। कई दिन से इलाज है। 3 दिन से खादी मिला थी, नहीं मिले। लाइन लगे रही थे, नहीं मिले। बड़ा मुश्किल जनाला है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही है, सरकार इसका जवाब दे। मोहन यादव जी स्कूटी बांट रहे हैं, अच्छी बात है, बधाई देते हैं, लेकिन किसानों की बोरी भी बांट देते मुख्यमंत्री जी तो ठीक रहता किसानों को खाद की। हालांकि खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों का हित उनके लिए सबसे ऊपर है। हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। मुंबई से सटे थाड़े में अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची टीम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ है। हाथ में पेट्रोल लेकर खड़ी महिलाएं, सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़, हंगामा और नारेबाजी। ये तस्वीर है ठाणे के मुंब्रा इलाके की, जहां अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम को भीड़ ने रोक दिया और जमकर हंगामा होने लगा। देखिए कैसे महिलाएं हाथ में पेट्रोल लेकर विरोध कर रही हैं और सड़क पर लोगों की भीड़ जमा है, जो अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन को रोकने के लिए ढाल की तरह खड़े हैं।
दरअसल मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर आज भोलेनाथ नगर इलाके में ठाणे महानगर पालिका की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हालात पर नजर रखी जा रही है। वहीं लोगों के विरोध के बाद यहां बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर को तोड़ दिया गया। इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए 1.5 साल पहले नोटिस जारी किया गया था। उधर मुंब्रा के जिस इलाके में अवैध निर्माण को तोड़ा जाना था, वहां के लोगों को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया था कि अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जाएगा। फरीदाबाद से दिल्ली में शराब की खेप लाने का एक नया नुस्खा अपनाया गया। इसके बाद शराब तस्करों ने किसी गाड़ी का नहीं बल्कि ऊंट का इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाए। पुलिस ने इन सभी तस्करों को कैसे पकड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। आपने अब तक कार से शराब की तस्करी के बारे में सुना होगा, ट्रक से भी शराब तस्करी की घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, शराब तस्करी का तरीका भी बदल रहा है, क्योंकि तस्करों ने अब शराब तस्करी का नया तरीका अपना लिया है। जी हाँ, तस्वीरों में दिखाई दे रहे ऊंट किसी मेले में नहीं जा रहे थे, बल्कि इन ऊंट के जरिए फरीदाबाद से दिल्ली तक शराब की तस्करी की जा रही थी। 7 दशक बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है, तो अब म्यांमार तक रेल दौड़ाने की तैयारी हो रही है और इसी पर कुमार कुंदन की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं आइजोल में खड़ा हूं। आइजोल के पास सायरांग करके एक रेलवे स्टेशन है, जो कि मिजोरम की राजधानी से महज 15 किलोमीटर दूर है। तो एक तरीके से आइजोल में नेटवर्क रेलवे का आ गया, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि इसके बाद क्या। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जो इसको लेकर जितने भी वहाँ पे पोर्ट बन रहे हैं, कादान प्रोजेक्ट जो है, उस प्रोजेक्ट तक बाकायदा ट्रेन को पहुँचाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में पोर्ट से कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़िया हो जाए। और दावा ये किया जा रहा है कि अगर 223 किलोमीटर की दूरी है तो महज 3 घंटे में आइजोल से म्यांमार बॉर्डर तक पहुंचा जा सकता है। दरअसल अगर हम म्यांमार बॉर्डर की बात करें तो 223 किलोमीटर जाने में लगभग 7 से 8 घंटे कम से कम लगते हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट परियोजना बनाई गई है उसके तहत रेलवे के जो पूरे प्रोजेक्ट्स है उसमें टनल्स होंगे, ब्रिजेस होंगे, और इन टनल और ब्रिजेस के माध्यम से महज 3 घंटों में आइजोल से म्यांमार बॉर्डर पहुंचा जा सकता है। जिसकी भारत समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। दुश्मन की नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए भारत ने 3D एयर सर्विलेंस रडार 3D ASR बनाया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय युद्धपोत अब अगली पीढ़ी के बेहतर एडवांस रडार सिस्टम से लैस होने जा रहे हैं। ब्लू वॉर जोन में दुश्मन की निगरानी में ये रडार बेहद कारगर साबित होगा। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार मिल गया है। TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्पेन की कंपनी इंद्रा के सहयोग से उन्नत नौसैनिक वायु निगरानी रडार 3D ASR लांजा N बनाया है। इंदिरा ने इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। ये रडार हवा और सतह दोनों लक्ष्यों को 3D में ट्रैक करने में सक्षम है। लांजा एन रडार सिस्टम लंबी दूरी की 3D सामरिक निगरानी प्रणालियों में से एक है, जो किसी विशेष कवरेज क्षेत्र के भीतर हवाई और सतही लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है। ये रडार ड्रोन, सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों और एंटी रेडिएशन मिसाइलों के साथ साथ सभी तरह के नौसैनिक प्लेटफॉर्म का पता लगाने में बेहद असरदार है। लांजा एन रडार को शामिल करने से पहले व्यापक समुद्री परीक्षण किए गए। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर तैनात कर दिया गया है। स्पेन के बाहर भारत में ही लांजा एन को डिप्लॉय किया गया है।